हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपका जो चैप्टर 6 नंबर है वैश्वीकरण चल रहा है। देखिए, इसके पिछले वीडियो में जाने थे कि वैश्वीकरण होता क्या है, वैश्विक गांव क्या होता है ना। फिर आप पढ़े थे कि मतलब क्या कहते हैं उसको, वैश्वीकरण के कारक कितने होते हैं, कितने अंग होते हैं, है ना। निवेश किसे कहते हैं, विदेशी निवेश किसे कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे इसमें, या पिछले दिन एक बात और जाने थे, विश्व व्यापार संगठन। तो याद रखिए, बता है ना, विश्व व्यापार संगठन क्या है। तो यह एक ऐसा संगठन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसको संक्षेप में WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? जनवरी 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में। इसका स्थापना कब हुआ? जनवरी 1995 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, विकसित करना, ठीक है। तो और एक बात और बताए थे आपको कि वर्तमान में मतलब है ना 2006 के अनुसार 149 देश इसके सदस्य हैं और भारत भी इसका सदस्य है, ठीक है। आज पढ़ना है आपको, अगला जो आपका टॉपिक है कि भारत में वैश्वीकरण क्यों। भारत में वैश्वीकरण क्यों, ठीक है। देखिए, तो तो कहने का मतलब भारत में पढ़ना है। देखिए, अगर हम बात करें भारत में, अगर व्यापार को, उद्योग धंधों को अगर है ना मतलब एक नई गति देना है, उसके लिए वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जानते हैं कि देखिए, भारत जनसंख्या के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में, है ना, इस सब दृष्टिकोण से भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ पे संसाधन भी उपलब्ध है ना। और कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा अगर उपभोक्ता बाजार कहीं पे तो भारत में है। शुरू से ही मतलब यहाँ पे व्यापार व्यवसाय होते रहा। अंग्रेज भी इसी कारण पे यहाँ पे आए, है ना, कच्चे वस्तु के कारण, है ना, उपलब्ध बाजार के कारण, सस्ते श्रमिक, ठीक है। तो इन सभी कारणों से भारत में वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर मान लीजिए, है ना, अगर ये सब चीज़ है, कच्चा वस्तु है, उसके बाद क्या है ना, यहाँ पर मतलब कहने का मतलब कच्चा वस्तु है, सस्ते श्रमिक हैं, उपभोक्ताओं के लिए बाजार उपलब्ध आसानी से हो जाता है। तो अगर यहाँ पे अगर हम मान लें तकनीक को ला देते हैं, है ना, ज्ञान को ला देते हैं, पूंजी अगर ठीक ठाक उपलब्ध हो जाता है, तो यहाँ का उद्योग धंधा काफ़ी ज़्यादा विकसित हो सकता है। वैश्वीकरण को लाने का मुख्यतः भारत में उद्देश्य यही है कि यहाँ पे, है ना, देश विदेश में जो तकनीक चल रहा है, जो संचार है, सूचना है, तकनीकी है, इस सब को लाया जाता है। क्योंकि वैश्वीकरण तो जानते ही हैं, है ना, कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की दूसरे देशों से जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से कहा जाता है कि आधुनिक तकनीक, ज्ञान, पूंजी को आकर्षित करने के लिए विश्व बाजार में मानव पूंजी हो गया, है ना, आपका उत्पादित वस्तुओं को भेजने में वैश्वीकरण का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए, वैश्वीकरण के पक्ष में भारत में कुछ तर्क भी दिया गया है। भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में कुछ तर्क दिया गया है, क्यों भारत में वैश्वीकरण ज़्यादा जरूरी है ना। अभी तो बताएं आपको कि भारत जनसंख्या के मामले में, है ना, संसाधनों के मामले में या क्षेत्रफल के मामले में बहुत बड़ा देश है। भारत उद्योग धंधों का एक बहुत बड़ा मतलब कहने का मतलब है केंद्र है, यहाँ पे शुरू से ही रहा है। लेकिन अगर हम इस उद्योग धंधों में अगर मान लीजिए सूचना को लाते हैं, पूंजी को आसानी से उपलब्ध कराते हैं, तकनीकी ला देते हैं, ज्ञान, पूंजी, तो इसका विकास और ज़्यादा हो जाएगा। और ये सब करना है तो वैश्वीकरण तो लाना ही होगा, ठीक है। अपने देश के सूचना से, तकनीक से कुछ होने वाला उतना नहीं विकसित हो सकते हैं, ठीक है। तो भारत में देखिएगा, अब टॉपिक आपका है भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क। भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क, यानी क्या क्या विचार, क्या क्या तर्क दिया गया है। तो पहला जो आपका देखिए, पहला है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। पहला क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, निवेश को प्रोत्साहन, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या होता है? देखिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन का मतलब है कि इसमें, है ना, वैश्वीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोत्साहित होगा। यानी कि जब देश में वैश्वीकरण अपनाया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोत्साहित होता है। यानी विदेशी निवेश ज़्यादा होगा, विदेशी पूंजी, विदेशी कंपनियाँ यहाँ पे अपना पूंजी ज़्यादा लगाएगा, निवेश ज़्यादा करेगा। जो भारत जैसे भी देखिए, जानते हैं कि देखिए भारत क्या है, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है। भारत एक विकासशील देश है ना, ना तो विकसित है ना अर्ध विकसित है, विकासशील है।
है ना। तो यहाँ पे विदेशी निवेश का प्रोत्साहन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जितना अधिक से अधिक मात्रा में विदेशी कंपनी आएगा उतना ही ज़्यादा ठीक है, क्योंकि लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, कंपनियाँ ज़्यादा होगी तो ठीक है। तो वैश्वीकरण के पक्ष में भारत में पहला स्तर क्या दिया गया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, यानी विदेशी निवेश को सरकार प्रोत्साहित करे। दूसरा आपका है इसमें प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि। प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि। देखिए प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि का मतलब है कि देखिए भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, है ना, वैश्वीकरण नीति के आधार पर, है ना, यहाँ पे देशों की प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि होता है और अर्थव्यवस्था का त्वरित विकास हो सकेगा। अगर, है ना, यहाँ पे वैश्वीकरण आएगा तो भारत का अर्थव्यवस्था का तुलना विश्व के अलग देशों से होगा। जब तुलना अधिक होगा तो मान के चलिए यहाँ पे उत्पादन भी अच्छा करना होगा, है ना, तो हम अन्य देशों से प्रतियोगिता भी कर सकते हैं, है ना, अपनी शक्ति में वृद्धि भी कर सकते हैं, अपने अर्थव्यवस्था का विकास भी कर सकते हैं, जो कि ज़रूरी है। जब तक हम वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाते नहीं हैं तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि विश्व का अर्थव्यवस्था किस चीज़ का अच्छा है, अगर अच्छा है तो क्यों अच्छा है, हमें भी अपने अर्थव्यवस्था सुधारने का मौका मिल जाए, मतलब पता चलेगा कैसे सुधारा जाए, कैसे क्या कमी है, क्या उसको पूरा करना है, क्या नहीं करना है। तो पहला आपका विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना, दूसरा है प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि करने के लिए, तीसरा आपका है नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक। तीसरा क्या है, नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक। यानी कि कहने का मतलब इसका क्या है कि वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक और भी मतलब कहने का मतलब जो विकसित देशों में जो तकनीकी है ना, प्रौद्योगिकी है ना, वो सब को मतलब भारत, मतलब कहने का मतलब है विकसित देशों को जो तैयार किया गया जो प्रौद्योगिकी है उसका इस्तेमाल हो सकता है यहाँ पे, है ना, प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायता प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, ये सब संभव किसके द्वारा है, वैश्वीकरण के द्वारा ही है कि हम मतलब अलग अलग देशों की प्रौद्योगिकी को अपने यहाँ प्रयोग में ला सकते हैं। क्योंकि जब कोई विदेशी कंपनी आएगा तो यहाँ पे अपना पूंजी निवेश करेगा, है ना, अपने साथ अपना प्रौद्योगिकी भी लाएगा, जिससे भारत का प्रौद्योगिकी का भी विकास होगा, है ना, भारत में उद्योग धंधों का भी विकास होगा। ठीक है, अगला है आपका कि अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति, अच्छी, है ना, उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति। देखिए मतलब वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अच्छी गुणवत्ता, मतलब कहने का मतलब जब कंपनियां ज़्यादा आएगी वैश्वीकरण के तहत, कंपनियों का निवेश ज़्यादा यहाँ पे होगा, है ना, तो उपभोक्ताओं के लिए, है ना, अच्छे वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा होगा और उपभोक्ताओं को आसानी से सब चीज़ मिल सकता है ना, कम कीमत पर अच्छा सामान, अच्छे गुणों वाला। ऐसा कैसे संभव, जब मान लीजिए चलिए अब हमारे देश में 1-2 कंपनी है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बहुत महंगा भी सामान होगा, लेकिन कंपनी बहुत सारा है ना, तो अच्छा सामान ही मिलेगा आपको, है ना, और कम कीमत पर भी मिलेगा, क्योंकि प्रतियोगिता ज़्यादा रहेगा। लोग अपने कंपनी का नाम करने के चक्कर में, है ना, मतलब सामान को भी ठीक ठाक बनाएंगे, है ना, अपना क्वालिटी भी ख़राब नहीं करेंगे और कम कीमत भी रखेंगे। समझ गए। अगला आपका है 5वां नंबर, नए बाज़ार तक पहुँच। इसके माध्यम से देखिए हम वैश्वीकरण के माध्यम से अपने, ये तो जानते ही हैं कि अपने बाज़ार को हम दूसरे देशों के बाज़ार से जोड़ भी सकते हैं, है ना, दुनिया के बाज़ारों तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, आसानी से हम दुनिया के दूसरे बाज़ारों को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। तो नए बाज़ार तक पहुँच। ठीक है, एक आपका है छठा जो है ना, उत्पादन के स्तर को उन्नत कर सकते हैं हम, उत्पादन के स्तर को उन्नत करना यानी कि विकसित करना। ठीक है, इसके बाद बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं कि भारत में एक और है आपका मानवीय पूंजी क्षमता का विकास। मानवीय पूंजी क्षमता का विकास। देखिए तो बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार का मतलब है कि यहाँ पे वैश्वीकरण के फलस्वरूप हम दुनिया के अलग अलग देशों से संपर्क में आ जाते हैं और अपने वित्तीय क्षेत्र यानी कि जो लोन देने वाला सिस्टम जो है, भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार पढ़े थे आप, है ना, इंडियन मनी मार्केट, इंडियन फाइन, तो जितना भी है ना, सबको मतलब सशक्त बना सकते हैं, सबको विकसित कर सकते हैं। फिर मानवीय क्षमता का विकास हो सकता है, क्योंकि देखिए शिक्षा कौशल प्रशिक्षण के मतलब देखिए वैश्वीकरण का प्रमुख घटक है ये शिक्षा
कौशल और प्रशिक्षण। जिसके पास जितना ही अधिक शिक्षा रहेगा, प्रशिक्षण रहेगा, कौशल रहेगा, है ना, वैश्वीकरण में उन्हीं मानवों का विकास ज़्यादा होगा। मानवीय विकास को हम बढ़ा सकते हैं इसमें। इसके लिए शिक्षा जरूरी है, कौशल जरूरी है, और आपका क्या जरूरी है, प्रशिक्षण जरूरी है। तो भारत जैसे देखिए, भारत जैसे विकासशील देशों में कहा जाता है कि वैश्वीकरण के गुण और दोष को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अभी देख लीजिए कि भारत में वैश्वीकरण क्यों चाहिए आपको, इसमें पक्ष क्या क्या दिया है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए, प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि हो, है ना, भारत की अर्थव्यवस्था का तुलना अलग अलग देशों से, अच्छे अर्थव्यवस्था वाले देशों से किया जाए, इसके लिए वैश्वीकरण जरूरी है। नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक, है ना, वैश्वीकरण के माध्यम से हम विकसित देशों में जो प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है उसका प्रयोग भारत भी कर सकता है। अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति, यानी कि उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु को भी प्राप्त किया जा सकता है। नए बाजार तक पहुंच हो जाएगा। उत्पादन के स्तर को हम बढ़िया कर सकते हैं। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है वैश्वीकरण का, कि मानवीय पूंजी का हम विकास कर सकते हैं। क्योंकि जानते हैं कि जिस देश का नागरिक जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जनसंख्या अगर शिक्षित है, कौशल है, उसके अंदर प्रशिक्षण है, तो समझिए वहाँ का विकास ठीक ठाक होगा। ठीक है, अगर देखिए, लेकिन भारत से जितने भी छोटे छोटे देश, मतलब जितने विकासशील देश हैं, वहाँ पे वैश्वीकरण को लेकर के वाद विवाद छिड़ा हुआ है, इससे गुण दोषों को लेकर के, है ना। भारत का एक वर्ग जो है, माने भारत के अर्थशास्त्रियों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो मानता है कि वैश्वीकरण यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए, औद्योगिकरण के लिए घातक सिद्ध होगा। चूँकि देखिए, अभी तो हम आपको बताएं पक्ष में तर्क दिए, इसके लिखा हुआ है पक्ष में तर्क, यानी वैश्वीकरण के सपोर्ट में क्या क्या तर्क है। लेकिन भारत का एक बहुत, मतलब भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होगा, है ना, मतलब पूंजी में, बाजार में बहुत नुकसान होगा। लेकिन कहा जाता है कि 21वीं शताब्दी का विश्व पिछले कुछ वर्षों से एक अलग युग प्रवेश कर रहा है। मतलब अब पहले वाला समय नहीं रह गया। मतलब आज 21वीं सदी में हम लोग एक अलग समय प्रवेश करने जा रहे हैं, अलग युग में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। हर जगह प्रौद्योगिकी है, सूचना है, तकनीकी का प्रवाह होते जा रहा है ना। मतलब कहा जाता है कि जहाँ चीन, रूस बड़े पैमाने पर मतलब विदेशी पूंजी, श्रम के लिए अवरोधों से मुक्त करा दिया गया है ना। तो ऐसे देखिए, जो दुनिया का जो बड़े बड़े देश है, चीन है, रूस है, वो लोग जब विदेशी पूंजी को बढ़ावा दे रहे हैं, विदेशी कंपनियों को निवेश को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो भारत भी इससे दूर होना नहीं चाहिए, है ना। भारत में भी बड़े बड़े कंपनियों का निवेश होना चाहिए, है ना, ताकि यहाँ के लोगों में मानवीय क्षमता का विकास हो, पूंजी का विकास हो, है ना। हम लोग दूसरे देशों का तकनीकी प्रौद्योगिकी अपनाएं। मतलब कुछ हद तक भारत में हानि है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग इससे प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जब बड़े बड़े कंपनियां आ जाएंगी, है ना, तो भारत का जो लघु और कुटीर उद्योग क्या होगा, मतलब क्षति उस पर पहुँचेगा। लेकिन अब, है ना, एक दो नुकसान के चक्कर में इतने सारे फ़ायदों को छोड़ेंगे तो सही नहीं है। क्योंकि आज अमेरिका है आपका, है ना, रूस है, चीन है, सभी देश, है ना, विदेशी पूंजी को अवरोधों से मुक्त कर दिए हैं, यानी कि उसमें कोई बाधा नहीं है, विदेशी निवेश आसानी से हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया कि भारत का औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास को देखते हुए, है ना, वैश्वीकरण को सही माना गया है ना। एक वर्ग मान रहा है तो ठीक है, मतलब सही है, आलोचना होना चाहिए। सही गलत का पता तभी तो चलता है, आलोचना नहीं हो तो पता कैसे चलेगा। लेकिन, है ना, उसका लाभ और हानि भी देखना चाहिए। क्योंकि अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अगर विकास हो रहा है तो समझिए सही है, और वैश्वीकरण के द्वारा हम अपने अर्थव्यवस्था को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखिए, हमारे देश में पता है कि आपको 1991 बताए थे कि 1991 से हमारे देश में, है ना, LPG का नीति अपनाया गया, है ना, LPG का नीति अपनाई गई, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो 1991 से पहले का अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1870 से 1914, है ना, 1870 से 1914 के बीच में एक ऐसा दौर आया जब, है ना, यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब है कि एक ऐसा भी दौर था जहाँ पे अभी के चरण का अगर हम तुलना करें और पहले के चरण का तुलना करें तो अनेक समानताएं मिलेगा, बहुत सारा विषमता मिलेगा, है ना। आज 19वीं सदी के अंत में धीरे धीरे हम लोग आते आते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से पूरे देश से जुड़ चुके हैं। सभी देशों की अर्थव्यवस्था सीख चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं कैसे अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और कहने का मतलब है कि देखिए, आज जो सबसे बड़ा चीज़ है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और देशांतरण, यानी कि एक देश के लोग दूसरे देशों में जा करके, है ना, अपने उद्योग धंधों को बढ़ा रहे हैं, अपने ज्ञान, क्षमता, कौशल, प्रशिक्षण के द्वारा, है ना, अपने जीवन को सही तरीके से चला रहे हैं, है ना, और अपने देशों में विदेशी पूंजी को बढ़ावा कर रहे हैं, तो सही है ना। उसके बाद आपका इसमें देखिए, मतलब कहने का मतलब वैश्वीकरण लगभग आज हर देश में संभव है ना। उन देशों में जहाँ पे पहले पूंजी पे, श्रम पे, आवागमन पर पहले कोई रोक नहीं था, भाप का जहाज हो गया, रेलवे इंजन हो गया, तार के जरिए, यातायात के जरिए, संचार के जरिए सब चीज़ बदलाव आने लगा। जब रेल का विकास हुआ, है ना, भाप के इंजन का विकास हुआ, तारों का विकास हुआ, संचार का विकास हुआ,
तो पूरे दुनिया में क्या हुआ, मतलब एक नए तकनीकी नए सुधार का दौर आ गया, है ना। पहले का व्यापार व्यवसाय करने का तरीका अलग था, लेकिन आज के समय में बिल्कुल अलग है ना। तो आज अमेरिकी प्रभुत्व के समान, जैसे जानते हैं कि अमेरिका को सुपर पावर भी कहा जाता है हर चीज़ के मामले में, है ना। पहले अमेरिकी प्रभुत्व जो बना हुआ था, है ना, ब्रिटेन का पूरे दुनिया पर आर्थिक दबाव, ठीक है, जैसे डॉलर का, पाउंड का, सब जगह वैल्यू ज़्यादा था। तो धीरे धीरे हर देश अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने मतलब मुद्राओं को बढ़ा सकते हैं, है ना, अपना उसका वैल्यू बढ़ा सकते हैं। सब वैश्वीकरण के द्वारा ही संभव है। अगर वैश्वीकरण नहीं होता, है ना, तो लगभग जो पीछे जो तर्क देख रहे हैं वो भी नहीं हो पाता, है ना ही देश का अर्थव्यवस्था विकसित हो पाता, ठीक है। तो यहाँ तक आपका भारत में क्यों वैश्वीकरण जरूरी है आप समझ ही गए होंगे, है ना। भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क पूछेगा भी, 2 नंबर में आ सकता है, तो इसको आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है बिहार में वैश्वीकरण, क्योंकि बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें बिहार के बारे में पढ़ना ही होगा, ठीक है। लेकिन आज इतना ही रहेगा और अगले दिन आपको इससे आगे बिहार में वैश्वीकरण क्यों चाहिए बताया जाएगा, ठीक है।